नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, DH कॉमर्स, AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा MA द्वितीय वर्ष, सेमिस्टर चतुर्थ। प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास, जिसके अंतर्गत आज हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं इनका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले काशिका में हमने जो वैदिक संस्कृत है इसका अध्ययन किया। इस काशिका में हम लौकिक संस्कृत का अध्ययन करने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए हम आज लौकिक संस्कृत भाषा को समझते हैं। जो काल विभाजन हुआ था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनमें दो भाषाएं प्रमुख थे। पहले थे वैदिक संस्कृत, जो वेदों के द्वारा ऋग्वेद से जिसका विकास माना गया था। पनिनी के व्याकरणिक संस्कार के कारण जो संस्कृत भाषा का उदय हुआ या संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह हमने देखा। आज हम यहाँ पर भाषा के बारे में और गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। वह भाषा है लौकिक संस्कृत। आइए देखते हैं लौकिक संस्कृत के बारे में। लौकिक संस्कृत को प्राय संस्कृत ही कहा जाता है। संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, जो कि 500 ईसा पूर्व का है। महाभारत, पुराण, काव्य, नाटक आदि ग्रंथ 500 ईसा पूर्व से आज तक अविच्छिन्न रूप से अपना गौरव स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो काल विभाजन देखा था और भारतीय प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हमने समय देखा था 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है, जिसमें दो भाषाएं आती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो यहाँ पर जो लौकिक संस्कृत है, इन काव्यों की बात जो हम कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण हो, पुराण हो, नाटक हो आदि ग्रंथ है, ये उससे पूर्व के हैं। यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। और यह भी है कि उस समय यास्क, कात्यायन, पतंजलि आदि के लेखों से यह सिद्ध हुआ है कि ईसा पूर्व तक संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी। अर्थात अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत जब प्रचलित थी, तो ऐसा कहा जाता है कि उसी समय एक और लोक भाषा भी समाज में प्रमाणबद्ध चल रही होगी, तो वह थी लौकिक संस्कृत। अर्थात वेदों का एक भाषा जब अपना मुख्य स्थान स्थापित कर लेती है, राजकाज की भाषा बन जाती है, प्रमुख भाषा बन जाती है, उसी समय एक ऐसी भाषा भी समाज में चलती है उसी धारा को लेकर, और वह अपना रूप परिवर्तित कर देती है। तो वह थी भाषा लौकिक संस्कृत, या जिसे विद्वानों ने केवल संस्कृत इस नाम से भी वह अभिव्यक्त कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य आर्य जाति का प्राण है। हमने देखा जो वेदों में बद्ध भाषा थी, उससे आगे बढ़ते हुए लोगों के जो जीवन को अभिव्यक्त करने वाली है, समाज जीवन को अभिव्यक्त करने वाली है, ऐसी भाषा संस्कृत बन गई थी। इसीलिए संस्कृत साहित्य को आर्य जाति का प्राण माना गया है। संस्कृत में ही समस्त प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि है। संस्कृत ने न केवल भारतीय भाषाओं को अनुप्राणित किया है, अपितु विश्व की सभी भाषाओं, मुख्यतः बहुरूपीय भाषाओं को भी प्रभावित किया है। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां थी, संस्कृत में 48 ध्वनियां रह गई हैं, और वैदिक संस्कृत का ही विकसित रूप लौकिक संस्कृत है। यह बात हमने पहले ही देखी हुई है। अर्थात जो ध्वनियों की संख्या थी 52 से वह 48 तक घट गई है। और हम यह भी देख रहे हैं
कि जो भाषा का विकास क्रम है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उस विकास क्रम में द्वितीय स्थान पर यह लौकिक संस्कृत रही है और इसने अपना प्रभाव जनमानस में अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। फलस्वरूप कई प्रकार के नाटक, साहित्य, काव्य, पुराण, कला, विज्ञान और ज्ञान की बातें इस भाषा में हुई है। वैदिक संस्कृत में जो विविधता और अनेक रूपता पाई जाती थी, वह संस्कृत में कम हो गई या न्यून हो गई है और पाणिनि के व्याकरण का प्रभाव बहुत बढ़ गया। फलस्वरूप पाणिनि व्याकरण से असिद्ध रूपों का प्रचलन कम हो गया, शब्द रूपादि में संक्षेप और परिष्कार आ गया और अपवाद नियमों की संख्या भी कम हो गई थी। कुछ विशेषताएं व्याकरणिक रूप में बताई जाती है कि शब्द रूपों और धातु रूपों में वैकल्पिक रूपों की न्यूनता हो गई थी, संधि नियमों की अनिवार्यता हो गई थी, लेट लकार का जो स्वरूप है उसका अभाव निर्माण हो गया था। इस प्रकार से इसके बारे में भी बताया जाता है और कुछ विद्वानों ने संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन होते थे तथा लिंग के भेद के अनुसार शब्द के अंत अक्षर के आधार पर शब्द रूप बनते थे और वैदिक भाषा के उपसर्ग स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होते थे। इस प्रकार उन्होंने बताया हुआ है और यहाँ पर कुछ विद्वानों ने यह भी बताया हुआ है कि जो लौकिक संस्कृत है, इसने अपना विकास जनमानस के रूप में विशेषतः लोगों में अपना रूप अधिक से अधिक फैलाया, बनाया और जनमानस को प्रभावित किया हुआ है। आइए इस भाषा की लौकिक संस्कृत की कुछ विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्कृत की 4 ध्वनियां प्राय लुप्त हो गई है। यह है ल, लह, जीवामूलीय और उपध्यामानीय। जीवामूलीय और उपध्यामानीय के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग होता है। वैदिक ह्रस्व और दीर्घ घूंष ध्वनि संस्कृत में नहीं रहे। भाषा शास्त्रियों ने नासिक के 5 ध्वनियों में से केवल 3 न, न, म को नासिक्य या ध्वनि माना है और डम, त्रम को न का स्वानांग। संस्कृत में प्राय गद्यड़ आदि रूप है, अतः द को स्वनिम मानना आवश्यक है। संस्कृत में लू स्वर का प्रयोग केवल क्लुप धातु में ही मिलता है। भाषा शास्त्री रिलू को स्वतंत्र स्वर नहीं मानते, अपितु इनको र और ल का स्वनंत अक्षरिक रूप मानते हैं। अगली विशेषता यह भी है कि उच्चारण के दृष्टि से ए, ओ, ए, औ का उच्चारण संयुक्त स्वरों के तुल्य न होकर मूल स्वर के तुल्य होने लगा है। वैदिक संस्कृत में अनुसार शुद्ध नासिक्य ध्वनि था। संस्कृत में इसके 2 रूप हो गए हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। यह महत्वपूर्ण विशेषता हम देख रहे हैं कि यह हिंदी आगे बढ़ते बढ़ते हिंदी तक आई हुई है। अनुस्वार की स्वतंत्र सत्ता है, यह नासिक्य ध्वनि है, अनुनासिक अस्वतंत्र है। पूर्ववर्ती स्वर से इसका मिलकर इसका अनुनासिक उच्चारण भी हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर यह संस्कृत भाषा की कुछ महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं बताई जाती है। अर्थात यह विशेषताओं में हम यह देखते हैं कि जो पहली वैदिक संस्कृत थी, वह उसकी कुछ प्रमाणबद्धता जो है वैसी की वैसी रही और कुछ स्वर है परिवर्तन जो है वह उसके अंतर्गत आ गए हैं। यह विशेषताएं लेकर यह भाषा बनी हुई है। इस प्रकार हमने वैदिक संस्कृत के बारे में देखा कि यह वैदिक संस्कृत का ही परिवर्तित या अगला रूप लौकिक संस्कृत है
जो कि जनमानस में लिखित है और इस भाषा का साहित्य सर्वविख्यात है, प्रसिद्ध है और उसकी कुछ विशेषताएं हमने यहाँ पर देखी है। इस प्रकार यह भाषा का परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।